बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नांदेड़ में होली पर हुई हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 18 लोगों को लिया हिरासत में, जबकि 300 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। नांदेड़ में एक दिन पहले होली के मौके पर जुलूस नहीं निकलने पर नाराज लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। और इस पूरे मामले में अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक 18 लोग लिए गए हैं हिरासत में। 18 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें, एक दिन पहले का ये पूरा मामला, और इस मामले में जहां 18 लोगों को हिरासत में लिया गया, तो जानकारी भी कि 300 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। नांदेड़ में एक दिन पहले होली के मौके पर जुलूस नहीं निकालने से नाराज लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कल की तस्वीर, होली के दिन की ये तस्वीर, जब पुलिस टीम पर हमला हुआ था। पुलिस की तरफ से जुलूस नहीं निकालने दिया जा रहा था और इसी से नाराज लोगों ने पुलिस टीम पर जबरदस्त तरीके से हमला किया था। जुलूस रोकने पर यह पूरा बवाल देखने को मिला था। ये देखिए किस तरीके से पुलिस पर यह पूरी भीड़ हावी हो गई थी और पुलिस ने पूरी कोशिश की इस भीड़ को शांत कराने की, लेकिन जब ये भीड़ शांत नहीं हुई, पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। 4 पुलिसकर्मियों को इस भीड़ ने जख्मी किया, जिसके बाद 18 लोगों को हिरासत में लिया गया। 300 के खिलाफ मामला दर्ज। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, कौन ये लोग 18 लोग जिनको हिरासत में लिया गया, और जरा ये कल की घटना बताइए, किस तरीके से जबरदस्त तरीके से भीड़ एकदम से बेकाबू हो गई, पुलिस टीम पर हमला कर दिया, क्यों? गायत्री, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि नांदेड़ के गुरुद्वारा साहिब में कुछ लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे और एक रीति रिवाज के तहत होली के दिन एक सिख समुदाय के लोग जुलूस निकालते हैं, लेकिन उस जुलूस निकालने की परमिशन मुंबई पुलिस और माफ कीजिएगा, नांदेड़ पुलिस और प्रशासन ने नहीं दी थी। और जो लोग दर्शन के लिए अंदर आए थे वो जबरन जुलूस निकालने की बात कर रहे थे, तो इसी के बाद जो नांदेड़ गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने गेट बंद कर दिए थे और बाहर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था। पुलिस उन्हें बार बार मना कर रही थी कि जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है, उसके बाद जो प्रशासन ने नियम लगाए थे उसके तहत कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकता है। लेकिन जो लोग दर्शन के लिए गुरुद्वारा में पहुंचे थे, उन्होंने जबरन, आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में सबसे बड़े गुरुद्वारे के जो गेट हैं उसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद पूरी तरह से वायलेंट हो जाते हैं और हाथों में तलवार लिए हुए पुलिस पर हमला करते हैं। और जो पुलिस की गाड़ियां वहां पे मौके पे मौजूद रहती है, उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी भी करते हैं। इस पूरे मामले में 4 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 18 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है और 300 लोगों के खिलाफ पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट स्टाफ के साथ मारपीट करने के आरोप में मामला भी दर्ज किया है। विवेक, लौटेंगे आपके पास अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दे जो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ बेकाबू हुई थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक दिन पहले बवाल की शुरुआत उस वक्त हुई जब होली का जुलूस निकालने से रोकने पर नाराज भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस वालों पर भीड़ ने तलवार से हमला किया। सोचिए, भीड़ ने तलवार से हमला किया और कईयों के साथ मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं, इस दौरान वहां मौजूद गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। थोड़ी ही देर में वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां भारी संख्या में पुलिस बुलानी पड़ी। ये बवाल उस वक्त हुआ जब वहां गुरुद्वारे से होली के दिन जुलूस निकालने की कोशिश की गई, जिस पर कोरोना की वजह से प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। लेकिन इसके बाद भी वहां जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। हालात उस वक्त बिगड़ गए जब पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने उन पर हमला किया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 18 लोग हिरासत में, 300 के करीब लोगों पर मामला दर्ज, क्योंकि देखिए जबरदस्त तरीके से यह हमला हुआ, तलवार से हमला किया पुलिस टीम पर। 300 ते 400 मुलं हल्लाबोलच्या तयारीने गेट तोडून बाहेर आलेत आणि पारंपरिक मार्गाने त्यांनी हल्लाबोल केलेला आहे। यामध्ये 4 कर्मचारी जखमी झालेले आहेत, शासकीय वाहनांचं नुकसान झालेलं आहे। आम्ही आता गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहोत। विवेक, मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप सोचिए, महाराष्ट्र में 31,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में। हंसी खेल है क्या? लगातार सख्ती की कोशिश हो रही है ताकि इन लोगों को ही बचाया जा सके, लेकिन अब क्या ये लोग इतने लापरवाह हो चुके कि पुलिस टीम पर हमला करेंगे अगर पुलिस नियमों का पालन करवाएगी तो? बिल्कुल गायत्री, आपने देखिए महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए कई शहरों और जिलों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। उनमें से एक नांदेड़ भी है और नांदेड़ में ये पूरा नाइट कर्फ्यू के साथ साथ लॉकडाउन भी लगा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से गुरुद्वारे में लोग
दर्शन के लिए पहुंचे उसको लेकर भीड़ काफी ज्यादा अंदर हो गई थी। और जिस तरह से जो उनके रिचुअल्स होते हैं कि होली के दिन एक जुलूस निकाला जाता है गुरुद्वारे के बाहर से, उसकी परमिशन नांदेड़ पुलिस ने नहीं दी थी। साथ ही साथ जो गुरुद्वारा कमेटी के लोग हैं वो भी अपने भक्तों को समझा रहे थे कि ऐसा जुलूस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन जो लोग दर्शन के लिए वहां पे पहुंचे हुए तो वो काफी ज्यादा उग्र हो गए। उग्र होने के बाद ना ही उन्होंने कमेटी की बात मानी, ना ही नांदेड़ पुलिस की बात मानी। अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि वायलेंस इतनी ज्यादा हो गई थी क्योंकि उन्होंने गुरुद्वारे के जो मेन गेट है उसको तोड़ते हुए बाहर आए और पुलिस वालों पर सीधे हमला करने लगे। पुलिस वालों ने अपने बचाव के लिए काफी कोशिश भी की थी, लेकिन जो लोग थे वो काफी बड़ी संख्या में थे। और जिन लोगों ने ठीक है विवेक, लौट रहे एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखा दे अपने दर्शकों को। देखिए किस तरीके से पूरा बवाल हुआ। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में ये देखिए, एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से ये पूरा बवाल हुआ था। कल के दिन ये बवाल हुआ था और अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में कुछ लोग पुलिस की गाड़ी पर तलवार से हमला करते दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में लोगों ने पुलिस की गाड़ी पूरी तरीके से तोड़ डाली। ये जबरदस्त तरीके से हमला हुआ है, पुलिस पर तलवार से हमला हुआ है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं साफ तौर पर देखिए, किसी के मुंह पर कोई मास्क नहीं है। लॉकडाउन था, मना किया गया था, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, लोग इकट्ठा नहीं होंगे, होली नहीं मनाई जाएगी, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन लापरवाह लोग, बेपरवाह लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने जब मना किया तो देखिए पुलिस पर किस तरीके से हमला हुआ। गेट तोड़ डाला गया। गेट तोड़ते हुए भीड़ आगे बढ़ती चली गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन भीड़ नहीं मानी और उसके बाद पुलिस पर हमला हुआ। सोचिए, तलवार से पुलिस पर हमला किया गया है। पुलिस टीम पर इस हमले में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए और बताया जा रहा है कि 18 लोगों को हिरासत में लिया गया। 300 के करीब लोगों पर दर्ज हुआ है मामला। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दूसरे चरण में नंदीग्राम में भी चुनाव है, लिहाजा सभी दलों ने अपनी सीट अब पूरी ताकत लगा दी है। और इस पर आपको बता दें, आज ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। बंगाल की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के 3 रोड शो और चुनावी जनसभा है। अमित शाह का पहला रोड शो करीब दोपहर 12 बजे नंदीग्राम में होगा। इसके बाद वो पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में दोपहर करीब 1:30 बजे और पूर्व मेदिनीपुर के पौशकुड़ा पश्चिम में दोपहर करीब 3 बजे करेंगे रोड शो। इसके बाद शाम 5 बजे के करीब वो दक्षिण 24 परगना में डायमंड हार्बर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी आज सुबह 11 बजे नंदीग्राम में रोड शो करेंगे, जबकि मिथुन चक्रवर्ती शाम 4 बजे शुभेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम में ही करेंगे रोड शो। ये ताबड़तोड़ रैलियां। दूसरे चरण का चुनाव 30 सीटों पर, 4 जिलों की 30 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। और इस सब के बीच आज चुनाव प्रचार का क्योंकि आखिरी दिन है, लिहाजा सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में जहां एक तरफ ममता बनर्जी 11 बजे नंदीग्राम में करेंगी रोड शो, तो वहीं अमित शाह की तरफ से भी रोड शो होगा 12 बजे। 4 बजे मिथुन चक्रवर्ती शुभेंदु के लिए वोट मांगेंगे। मंत्री अमित शाह आज नंदीग्राम में रोड शो करेंगे और इस वक्त हम उसी स्पॉट पे मौजूद हैं जहां से रोड शो ये निकलेगा। मेरे पीछे यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से रथ तैयार है। इसी रथ पर सवार होके बड़ो पुल से लेकर शिव मंदिर तक अमित शाह रोड शो करेंगे। और शिव मंदिर जो है ये रियापाड़ा में है। शिव मंदिर वही शिव मंदिर जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद ममता बनर्जी नॉमिनेशन भरने गई थी। और शिव मंदिर से अगर ममता बनर्जी ने जो घर किराए पर लिया है, अगर उसका डिस्टेंस की बात करें तो महज 600 मीटर की डिस्टेंस है। और जो ये रोड शो है बड़ो पुल से लेकर शिव मंदिर तक, उसका डिस्टेंस की बात करें जो अमित शाह आज करने वाले हैं वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए तैयारी पूरी तरीके से यहाँ पर हो रही है। 12 बजे दोपहर 12 बजे के बाद ये रोड शो शुरू होगा और यहाँ पर यही वो रथ है जिस रथ पर सवार होके अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी वो रोड शो करेंगे।
और उसके पीछे जो है छोटे छोटे रथ होंगे जिस पर लाउड स्पीकर वगैरह होगा। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जिस इन्हीं गाड़ियों में जो दूसरे नेता होंगे वो नेता सवार होंगे और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है सुबह से ही लगातार इस पूरे इलाके में झंडे वगैरह लगा रहे हैं। बीजेपी के झंडे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से तैयारी है कार्यकर्ताओं में जोश है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और पूरे झंडा वगैरह पूरे इलाके में लगाया जा रहा है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ये अमित शाह का रोड शो होगा नंदीग्राम में और जहां रोड शो खत्म होगा उससे महज 600 मीटर की दूरी पे ममता बनर्जी का घर है। तो नंदीग्राम में चुनावी दंगल और इस सब के बीच आज तीन दिग्गज आज चुनावी सभा करेंगे। जहां एक तरफ ममता बनर्जी 11 बजे रोड शो करेंगी तो वहीं अमित शाह का 12 बजे रोड शो होना है। मिथुन चक्रवर्ती 4 बजे शुवेंदु के लिए मांगेंगे वोट क्योंकि नंदीग्राम जिस पर सभी की निगाहें टिकी है, एक तरफ गुरु है और दूसरी तरफ चेला। एक तरफ ममता बनर्जी है जो यहां से चुनावी टक्कर दे रहे हैं शुवेंदु अधिकारी को, तो वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी भी ताल ठोक रहे हैं। इस सबके बीच दिग्गजों ने लगा दी है पूरी ताकत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली के दौरान विवादास्पद बयान दिया। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में ही डेरा डाल लिया है। सोमवार की चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने इशारों में बीजेपी के नेताओं को धमकी दी कि सेंट्रल फोर्स चुनाव के बाद चली जाएंगी और टीएमसी की सरकार बनी तो उन्हें देख लेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि वो एक एक को नाम से जानती हैं और चुनाव में जो गुंडागर्दी हो रही है प्रशासन उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही किसी को बख्शा जाएगा। ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि तब बीजेपी के लोग कहेंगे कि केंद्रीय सुरक्षा बल को कुछ और दिन रहने दो ताकि वो बचे रहें। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। এই গুন্ডাগুলোর নাম কিন্তু আমি জানি, আমি প্রত্যেকটা নাম জানি। খাতায় আমিও সযত্নে রক্ষা করব আর দেখছি কার কত গুন্ডামির জোর আমি দেখছি। প্রশাসন গুন্ডামিকে বরদাস্ত করবেন না। প্রশাসনের মতো কাজ করবে। ইলেকশনের সময় বাইরের পুলিশ অনেক আসে আর এখানকার পুলিশেরাও তাদের দোষ নেই, তারা ভয়ে ভয়ে মাথা নিচু করে চলে। আমি মনে করি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা যে না নেবে সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর এখন আর দেরি নয়। और इस वक्त नंदीग्राम से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित लाइव जुड़ गए हैं। अमित, नंदीग्राम में नाक की लड़ाई, इस कदर के हिंसक झड़पें, शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर लगातार हमला और तो और ममता बनर्जी धमकी दे रहे कि सेंट्रल फोर्सेस को जाने दीजिए फिर बताएंगे। मतलब नाक की लड़ाई में नौबत यहां तक कि खुलेआम धमकी। जी हाँ बिल्कुल। और अब सबसे पहले तो बताऊं कि जो शुवेंदु अधिकारी अमित शाह की जो आज रोड शो है वो शुरू होगी 12 बजे। उससे पहले 11 बजे ममता बनर्जी का नंदीग्राम में एक रैली है और रैली में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी जो है उनका चॉपर यहाँ पर लग चुका है। जो यह रैली शुरू होने वाला है अमित शाह का, ये महज 500 मीटर या 600 मीटर की दूरी है इस रैली से जो ममता बनर्जी का घर है। और देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं और जिस तरीके से कल बयान आया ममता बनर्जी का, उस बयान के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता इतने ज्यादा नाराज हैं कि वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारेबाजी कर रहे हैं और दूसरे नारेबाजी कर रहे हैं। मैं एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सीधे। यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है सैकड़ों की तादाद में। ये होर्डिंग्स वगैरह सब लगाए जा रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये जितने भी कार्यकर्ता होंगे उनके हाथों में ये कटआउट्स होंगे और इस तरीके की तैयारी है। और ये जो रथ है ये रथ जो है ये तैयार किया गया है अमित शाह के लिए। यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, महिला कार्यकर्ता। अमित शाह 12 बजे के बाद पहुंचेंगे। हाँ पहुंचेंगे। कल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया था, कहा था कि सेंट्रल फोर्सेस जब को कुछ दिन और रोकना पड़ेगा, उनकी सरकार बनेगी तो देख लेंगे। सब झूठ बोलेगा, सब झूठ बात बोलता है, सब झूठ बोलती है। ममता दीदी तो यहाँ पर झूठी की राजनीति करती है, झूठा मुख्यमंत्री है। सब कुछ
नंदीग्राम में है मिथ्या होता खोड़ा हुआ था किंतु वो झूठ बोलता है। गायत्री, आप सुन सकते हैं किस ठीक तरीके है से अमित, यहाँ पर अमित लौटेंगे, इनसे पूछने की कोशिश कीजिएगा कि क्या अब नौबत इस कदर आ गई है, और सबसे बड़ी बात तो है कि सेंट्रल फोर्सेस वहां पर है, तब ये हाल है। सेंट्रल फोर्सेस नहीं होंगी तो क्या होगा? लौटेंगे अमित आपके पास। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में बीती रात भीषण झड़प हुई है। बांकुड़ा में पहले चरण का मतदान हो चुका है, जबकि 8 विधानसभा सीटों में दूसरे चरण में चुनाव होने, और इस बीच बीती रात तारापुर इलाके में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस हिंसक झड़प में दोनों तरफ के कई कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। दोनों तरफ के कार्यकर्ता हाथों में लाठी और डंडे लेकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी चार्ज कर लोगों को भगाया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, लगातार सवाल यही उठ रहा है कि अभी तो सेंट्रल फोर्सेस हैं, तब ये हाल देखिए, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता जिनके बीच झड़प भी हुई है, हिंसक झड़प हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी कह रही है कि एक एक को नाम से जानती हूं, मैं एक एक को नाम से जानती हूं, सेंट्रल फोर्सेस को जाने दीजिए, उसके बाद बताऊंगी। ये डर क्यों है, इतनी बौखलाहट क्यों है ममता बनर्जी में? भैया जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर अमित शाह के रोड शो के लिए। हमारे साथ इस वक्त नंदीग्राम विधानसभा के बीजेपी के प्रभारी हैं, हम सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से कल ममता बनर्जी का बयान आया, ममता बनर्जी ने कहा कि हम देख लेंगे सभी बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो इस इलाके में है, अब केंद्रीय बाहिनी सेंट्रल फोर्सेस तो वो वापिस ही चली जाएगी। देखिए, ममता जी देखेंगी या नहीं देखेंगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन बंगाल की जनता और नंदीग्राम की जनता ममता जी के, टीएमसी को और उनके कार्यकर्ताओं के व्यवहार को देख रही है। वही जवाब देगी, 2 मई के बाद जवाब आएगा। जिस तरीके से धमकी दे रही है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन में शिकायत करेंगे, जो उनका वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो आया, इलेक्शन कमीशन जाएंगे आप लोग? ये टीएमसी की कार्य संस्कृति है कि वो विपक्षी दल को धमकाते हैं। जो लोग भाजपा का झंडा उठाएंगे उनको धमकाया जाएगा, ये उनकी कार्य संस्कृति है। हम चुनाव आयोग को बिल्कुल इस बारे में बोलेंगे कि ये सब रोका जाए, और लगातार हम लोग बोल भी रहे हैं। लेकिन मुख्य निर्णय इन सारे व्यवहार पर बंगाल की जनता अपना मन बना चुकी है, और 2 मई के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस कार्य संस्कृति को बदला जाएगा। 12 बजे अमित शाह यहाँ पहुँच जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो 12 बजे अमित शाह पहुंच जाएंगे, और अमित शाह की जो रोड शो है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर का है। और बीजेपी के जो नंदीग्राम विधानसभा के जो प्रभारी हैं मनोरंजन मिश्रा, उनका साफ साफ ये कहना, जिस ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को चुनाव आयोग में जाएंगे। बिल्कुल लौटेंगे अमित आपके पास। तो 3 दिग्गज आज नंदीग्राम में चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं। जहां एक तरफ ममता बनर्जी अब से थोड़ी देर बाद रोड शो करेंगी, तो वहीं अमित शाह 12 बजे रोड शो करेंगे नंदीग्राम में, और वहीं 4 बजे मिथुन चक्रवर्ती शुवेंदु के लिए मांगेंगे वोट। और आइए बढ़ते आगे। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे उनकी पहली चुनावी जनसभा नलबाड़ी जिले के धर्मपुर में होगी। इसके बाद धुबड़ी जिले के बिलासी पारापुर में दोपहर करीब 1:30 बजे दूसरी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो कामरूप जिले के गुवाहाटी पश्चिम में दोपहर करीब 3:30 बजे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज असम में रहेंगे। राहुल गांधी आज सिलचर, दीमा हसाओ के हापलंग और कार्बी आंगलोंग के बोकाजान में चुनावी सभा करेंगे। तो असम में जेपी नड्डा भरेंगे हुंकार। एक तरफ असम में जेपी नड्डा की चुनावी सभा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी प्रचार करेंगे। राहुल गांधी कई जगहों पर यहां प्रचार करेंगे। तो असम में लगातार धुआंधार प्रचार। आपको बता दें, असम में एक चरण का चुनाव कंप्लीट हो चुका है, दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार। इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि जहां जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी भी चुनावी ताल ठोकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के पालक्काड में सुबह करीब 11 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे, और इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु जाएंगे, जहां वो धारापुरम में दोपहर करीब 12:30 बजे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पुदुचेरी के लिए हो जाएंगे रवाना, जहां वो शाम करीब 4:30 बजे एएफटी थिडल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तीनों राज्यों में एक चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो 3 राज्यों में पीएम की रैली है। दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और उनकी जनसभा का एक कार्यक्रम, जहां केरल के पालक्काड में उनकी चुनावी रैली होनी है, तो वहीं केरल के दौरे पर भी रहेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में भी चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश भर में कोरोना दिन ब दिन लगातार बेकाबू हो रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देश भर में कोरोना के 56,211 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से 271 लोगों की जान भी चली गई। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां पिछले 24 घंटों में 31,500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इस महामारी की वजह से 102 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के मामलों में 3,000 नए मामलों के साथ कर्नाटक दूसरे नंबर पर, जबकि पंजाब तीसरे नंबर पर है। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन में 56,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और सबसे पहले पायदान पर महाराष्ट्र लगातार बना हुआ है। 31,500 से ज्यादा मामले यहां सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में हालात बिगड़ चुके हैं। इसके अलावा कई राज्यों में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, दिवाकर सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं और भवानी सिंह जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली से जावेद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मनोज, आपके पास आते हुए जरा बताइए वहां पर क्या हालात हैं और क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं? मनोज, ऑडियो प्रॉब्लम है आपके पास, हम लौटेंगे। दिल्ली से जावेद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जरा बताइए वहां पर क्या हालात हैं और किस तरीके से अब इसको निपटने की आगे की तैयारी सरकार की? गायत्री, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में इस साल के सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। 1900 से ज़्यादा मामले आए हैं। इस वक्त मैं आईएसबीटी आनंद विहार पे मौजूद हूँ और ज़रा टॉप एंगल से आपको तस्वीर इस आसपास के इलाके की दिखाते हैं। देखिए ज़रा, ये मेरे बाईं तरफ ये कौशाम्बी डिपो है। यहाँ पर आपको सैकड़ों लोग नज़र आएंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के, देखिए हमारे कैमरे में आपको नज़र आएंगे, तो समझ सकते हैं कि जो लापरवाही है वो किस हद तक है। अब ज़रा दिल्ली की तरफ वाला जो इलाका है, इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ सामान्य चल रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और बहुत ख़तरा लगातार बना हुआ है। देखिए ये सड़क आप देख लीजिए किस तरह से लोग अपने आम दिनों की तरह यहाँ पर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि लोगों में तो लापरवाही है ही, साथ ही इस पूरे इलाके में हम घूमे हैं, यहाँ पर कोई जिला प्रशासन की टीम नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए जब केसेस बढ़ते हैं तो इन्फोर्स करना पड़ता है, लोगों को कहना पड़ता है, इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है जो कानून है, कोरोना के नियम है। यहाँ देखेंगे, देखिए ये बिना मास्क के निकल रहे हैं, कैमरा देखते ही लगा लिया मास्क। लौट रहे जावेद, लौट रहे आपके पास। तो ये तस्वीरें दिल्ली से 1900 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में, और सबसे हैरानी वाली बात ये कि प्रशासन के अधिकारी नियमों का पालन करवाते हुए यहां पर नजर नहीं आए। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर भी लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र क्योंकि पहले पायदान पर बना हुआ है कोरोना के मामलों में, महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही और पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 31,500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इस महामारी की वजह से 102 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अकेले मुंबई शहर में कोरोना के करीब 5,900 मरीज मिले हैं और वहां 12 लोगों की जान चली गई है। इसी तरह पुणे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 5,000 केस सामने आए और 31 लोगों की मौत हो गई। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना के संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। तो अकेले मुंबई की अगर बात करें तो 5,900 मामले अकेले मुंबई में सामने आए। हालात लगातार महाराष्ट्र में बिगड़ रहे हैं। मुंबई से हमारे साथ दिवाकर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, जरा सबसे पहले तो वहां की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अभी जावेद ने भी कुछ तस्वीरें दिखाई, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और महाराष्ट्र तो पहले नंबर पर है। और सबसे हैरानी वाली बात यह कि कई सख्त नियम, लेकिन उसके बावजूद भी नांदेड़ की तस्वीर हमने देखी, वहां तो पुलिस टीम पर तलवार से हमला कर दिया गया। यहां पर किस तरीके के हालात हैं? गायत्री, देखिए जो कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं और जो प्रशासन है वो भी जिम्मेदार है। मैं जहां मौजूद हूं ये दादर की सब्जी मंडी है। यहां पर हर दिन
काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाता हूँ कि ये भीड़ थोड़ी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि इस वक्त हो जाता है, 10 बज जाता है, धूप हो जाती है, इसलिए भीड़ जो है कम हो जाती है। लेकिन अब भी जो तमाम लोग जो बैठते हैं यहाँ पर, मास्क सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि प्रशासन कोई कार्रवाई ना करे या फिर मीडिया के कैमरों की नज़र ना पड़े, इसलिए लोग मास्क लगा के रखते हैं। लेकिन जिस तरह के केसेज यहाँ पर बढ़ रहे हैं, 7 हॉकर्स इसी मार्केट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जब बीएमसी ने एंटीजन टेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी बीएमसी की तरफ से कोई भी कदम गायत्री नहीं उठाया गया। बीएमसी और राज्य सरकार लॉकडाउन के संकेत लगातार दे रहे हैं, लेकिन बीएमसी के पास इस मार्केट को लेकर कोई भी उपाय योजना अब तक नहीं है। हर दिन ये भीड़ होती है और ना ही कोई फैसला इस मार्केट को लेकर किया गया है कि आखिर इस मार्केट का करना क्या है। इतनी सारी भीड़ है। लौट रहे आपके पास, मध्य प्रदेश में भी हालात बिगड़े, 2000 से ज्यादा मामले, नए केसेस सामने आए हैं। हमारे साथ मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, जरा बताइए, वहां पर तो धारा 144 को लेकर भी विचार किया जा रहा है, क्या है रणनीति, क्या है स्ट्रैटेजी सरकार की रोकने के लिए? सरकार के लिए सबसे डराने वाला जो आंकड़ा है वो है 10% पर जो संक्रमण दर है, पॉजिटिविटी रेट, वो पहुंची है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, मतलब कल शाम को भी आपने बैठक की थी, आज फिर बैठक होगी, मतलब ये आंकड़ा जिस तरह से रोज़ बढ़ रहा है, सरकार के लिए चिंता का सबब है। देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश में संक्रमण बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में भी लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, पर हम पूरी मुस्तैदी के साथ दोनों स्तर पर काम कर रहे हैं। जो 2 हमारे आयाम हैं इस संकट से निपटने के, पहला है कि हम संक्रमण को फैलने से रोकें। उसके लिए ज़रूरी है कि जन जागरण हो। हमने संडे का लॉकडाउन लगाया है उन शहरों में जिसमें कि रोज़ 20 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आपके 1 दर्जन से शहर हो गए हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, जिसमें 20 से ज़्यादा केसेस रोज आ रहे हैं। उनमें हमने संडे का लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू लगाया है, जन जागरण के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसकी व्यवस्था की है। सार्वजनिक जो कार्यक्रम है उन पर रोक लगाई है, चाहे वो शादी का कार्यक्रम हो, चाहे किसी की मृत्यु के बाद का उठावने और तेरही का कार्यक्रम हो। उसके साथ साथ जो संक्रमित हो गए हैं उनका इलाज सुचारू हो सके, इसकी भी हमने पूरी व्यवस्था की। और पूरे प्रदेश में कल ही मैंने हमारे सभी मेडिकल कॉलेज के डीन्स के साथ वीसी के माध्यम से उनको 4 स्तर पर निर्देश दिए हैं। सबसे पहले तो टेस्टिंग हम प्रॉपर कर सके, हमारी जो टेस्टिंग की कैपेसिटी उसको हम जस्ट डबल कर रहे हैं। और अभी कितनी है और कितना कर रहे हैं? तीनों, हम लगभग 40,000 टेस्ट रोज करने की स्थिति में, और हम तीनों शिफ्ट में इसको लेके जाने वाले हैं और 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आए, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसके साथ ही बिस्तर की हमने व्यवस्था, जो हमारे अभी तक का जो पीक था वो सितंबर महीने का था, तो सितंबर महीने के पीक से भी 5% ज़्यादा हमारे बिस्तर हो सके, इसकी हमने व्यवस्था कर दी है। सितंबर से ज़्यादा की आपकी तैयारी है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जो ये बता रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ये जो ऐसे हॉट स्पॉट बीते लगभग 3 हफ्ते से बने हुए हैं, जो लगातार जहाँ मामले बढ़ रहे हैं, और जो पॉजिटिविटी रेट अगर मध्य प्रदेश का 10% है तो इंदौर और भोपाल का तो इससे 1.5 गुना है। ठीक है मनोज, लौट रहे हैं आपके पास। जयपुर से भवानी भी हमारे साथ है। भवानी, वहां पर कितने केस नोट किए गए हैं पिछले 24 घंटों में और हालात किस तरीके के हैं वहां पर? देखिए गायत्री, पिछले 24 घंटे में 900 से ज़्यादा केस हो चुके हैं और तकरीबन पिछले 1 सप्ताह में लगभग डबल हो चुके हैं और एक्टिव केस 8000 पहुंच चुके हैं। राजस्थान के अंदर 1 सप्ते में ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त जयपुर के रेलवे स्टेशन पे, और क्यों बढ़ रहे हैं वो हालात मैं आपको बताता हूँ। ये तस्वीर देखिए कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम बैठी हुई है, इसके लिए देखने के लिए कि जो लोग आ रहे हैं उनकी अगर उनके पास रिपोर्ट है या नहीं है वो जांच की जाए, और नहीं है तो फिर उसके बाद में उनका टेस्ट किया जाए। लेकिन दूसरी तस्वीर गायत्री और बताऊंगा कि यहाँ से कम आ रहे हैं लोग, जहाँ टीम बैठी हुई वहाँ से नहीं आ रहे हैं, दूसरी जगह से निकल रहे हैं। आप किसी भी गेट से देख लीजिए कि देखिए कि यहाँ पर कोई गेट नहीं है, जहाँ से स्टेशन से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? इधर से क्यों नहीं आ रहे हैं? इस साइड से क्यों नहीं आ रहे हैं? इधर से क्यों आ रहे हैं? ये देखिए कि सीधा गेट खुला हुआ है यहाँ से, और ये दूसरा गेट है जहाँ पर, और यहाँ पर होना ये चाहिए था कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होनी चाहिए जो इनको यहाँ से रोके और सीधा यहाँ से निकाले, जिससे कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर सके। अब टीम के पास में कोई क्योंकि रोकने वाला नहीं है, और रुक जाए तो जांच करें, नहीं रुके तो कहाँ से आए आप? तो ये तस्वीर है, ये इसीलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि केवल जागरूकता ही नहीं, एक सिस्टम को समन्वित रूप से काम करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के साथ में पुलिस की टीम चाहिए, वो यहाँ कमी नजर आ रही। जी बिल्कुल, लौट रहे हैं भवानी आपके पास।
एक बार फिर से मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं, महाराष्ट्र की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग कोरोना नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दादर सब्जी मंडी से सामने आई। वहां सब्जी खरीदने वालों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, ज्यादातर लोगों ने मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। लोग एक दूसरे से सटकर सब्जियां खरीदते दिखाई दिए। ये हालात मुंबई में 5,900 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटों में, और फिर ये हालात मुंबई के दादर में। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में एक तरफ जहां सरकार लॉकडाउन का संकेत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की चेतावनी के बाद भी लोग नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं दादर की उसी सब्जी मंडी में जहां हालात जस के तस बने हुए हैं। आप देखिए तस्वीरें, जो हालात हैं इस वक्त, यही भीड़ लगातार सामने आती है, लेकिन बावजूद इसके इस भीड़ में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और ना ही मास्क जो है लोगों के चेहरे पर नजर आता है। अगर मास्क चेहरे पर होता है तो गले में लटका होता है या फिर नाक के नीचे होता है। तो ये जो स्थिति है, और यही स्थिति जो है मुंबई में कोरोना के केसेज को बढ़ा रही है। सबसे अहम चीज़ ये कि इसमें बीएमसी का भी रोल है। बीएमसी के पास कोई उपाय योजना नहीं है जिससे इस मार्केट को शिफ्ट किया जा सके कहीं पर इस भीड़ को कम करने के लिए। बीएमसी लगातार ये दावा करती रही है कि हम इसको लेकर उपाय योजना कर रहे हैं, लेकिन उपाय योजना क्या है अब तक जो है वो सामने नहीं आई है, और जिसके चलते इस तरह की भीड़ दादर के मंडी में देखने को हर दिन मिल रही है। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती को बढ़ा दिया है, और यही वजह रही कि मुंबई के दहीसर टोल नाके पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और बेवजह अपने घरों से निकलने वालों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू घोषित होने के बाद मुंबई पुलिस सख्त एक्शन में है और यहाँ पर सख्ती के साथ चेकिंग वगैरह की जा रही है। मुंबई पुलिस के तमाम जवान इस वक्त दहीसर टोल नाका के पास बैरिकेडिंग लगाकर लगातार चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग इस बात की कि कोई जो है बिना वजह तो नहीं घूम रहा है या फिर कोई जो है नियमों का जो उल्लंघन है वो तो नहीं कर रहा है। इसके बाद से ये लगातार चेकिंग चल रही है। आपको बता दें कि ये जो रास्ता है ये पालघर थाने को जोड़ता है, और वहाँ से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जो है मुंबई में आते हैं। वो चेकिंग अभियान इसी तरह से पूरी मुंबई की पुलिस जो है वो चलाती है, ताकि जो लोग बिना वजह बाहर घूम रहे हों, नियमों का उल्लंघन कर रहे हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। यही वजह है और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज दूसरा दिन था नाइट कर्फ्यू का, और जिस तरह से केसेज कल सामने आए हैं 24 घंटे में करीब 5800 से ज़्यादा केसेज मुंबई में और 31,000 से ज़्यादा केसेज महाराष्ट्र में सामने आए हैं। फिर से महाराष्ट्र कोरोना हॉटस्पॉट बनने की राह पर अग्रसर है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के संकेत दिए और इसके लिए अधिकारियों को खाका तैयार रखने के लिए भी कहा है, लेकिन बीजेपी ने अभी से उद्धव सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन ये उत्तर नहीं, लॉकडाउन को हम जोरदार विरोध करेंगे और लॉकडाउन को व्यापारी, इंडस्ट्री और सबसे बड़ी बात अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो दिन भर काम करने के बाद ही शाम को उनको रोटी मिलती है, तो लॉकडाउन करो, नो प्रॉब्लम, सबको पैकेज दो। आपने कहा ना कि भाई इस साल में हमको 1 लाख करोड़ का कर्जा निकालना पड़ा, तो और 10-20 हज़ार करोड़ निकालो, किसने रोका है आपको? अपने स्टेट का जीडीपी इतना है कि उस जीडीपी का जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज में अभी भी कर्जा लेने की जो स्पेस है वो बाकी है। एमएनएस नेताओं ने भी महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन लगाने के उद्धव सरकार के संकेत का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। जो विरोध हो रहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मनसे के नेता संदीप देशपांडे जी हैं। संदीप देशपांडे जी, एक बार फिर से जो है जिस तरह से केसेज महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, 60% केसेज आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 60% केसेज, मतलब अगर देश में बात करें तो 60% केसेज जो हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो क्या राज्य सरकार की जो प्लानिंग है फिर से लॉकडाउन करने की, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इसका कोई साइंटिफिक बेस है नहीं। लास्ट ईयर 23 मार्च को महाराष्ट्र में पहली बार लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद केस कम हुए क्या? अप्रैल में केस बढ़े, मई में केस बढ़े, जून में बढ़े, अगस्त में बढ़े।
जब लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया चालू हुई तब केसेस कम हुए। तो लॉकडाउन से केसेस कम होते हैं, इसका कोई साइंटिफिक बेस है नहीं। और तभी लॉकडाउन क्यों लगाया गया था? क्योंकि वो टाइम हमें कोरोना के बारे में कुछ पता नहीं था कि उसका मेडिकल प्रोटोकॉल क्या है, उसके ऊपर किस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। उस टाइम उसकी जो वैक्सीनेशन थी वो अवेलेबल नहीं थी। अभी तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है, तो अब ये लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं बनता है। उधर दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। राजधानी के आनंद विहार इलाके से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आनंद विहार की। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। तो दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और इस सब के बीच ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने नागपुर में सख्ती बढ़ा दी। काफी तादाद में पुलिस सड़कों पर उतरी और फ्लैग मार्च किया, जिसकी तस्वीर आपके सामने। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील भी की। तो नागपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।